असल चमक शोहरत में नहीं, किरदार में होती है। ये वो लोग हैं जो खामोशी से दुनिया बदल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सितारे शो। आज हम आपकी मुलाकात एक मल्टी टैलेंटेड इंसान से करवा रहे हैं, जो कि आईटी में तो उनका नाम है ही, साथ में वो रियल एस्टेट का भी काम करते हैं और बहुत बढ़िया सिंगर भी हैं। तो आइए हम आपको मिलाते हैं मिस्टर आतिफ से। अस्सलाम वालेकुम आतिफ जी। जी वालेकुम सलाम सितारे जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। जबरदस्त। तो मैंने तो आपको हंट डाउन कर ही लिया ह्यूस्टन में और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नहीं, आपकी मेहरबानी है जो आपने मौका दिया। नहीं, क्यों नहीं। आप ज़रा हमें थोड़ा बहुत अपने बारे में कुछ बताएंगे? ज़रूर। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये मौका दिया है, और तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। बेशक। और मेरी ज़िंदगी के बारे में ये है, देखिए सितारा, मैं वैसे पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ इंडिया में, हैदराबाद में। नॉर्मल मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। माशाअल्लाह। हम लोग माशाअल्लाह 6 भाई और एक बहन है। तो आफ्टर डूइंग माई इंजीनियरिंग आई माइग्रेटेड टू अमेरिका ऑन a student visa. I did my master's, I did my H1 and green card and citizen. So here I am. Truly, America is a land of opportunity. बहुत सारे opportunities आए हैं. So I made my mark, especially in information technology. So I train and place people in IT. Mine is a staffing company called Cygnus. तो Cygnus staffing से मैं जो है लोगों को ट्रेन करता हूँ, प्लेस करता हूँ. And I'm into multiple businesses. I'm into real estate and some retail businesses as well. So this is my life story in short, in summary. तो आईटी का क्या, आप शुरू से आपका फोकस आईटी पे था या देयर वर सम चेंजेस, लाइफ में कुछ चेंजेस आए और आपने डिसाइड किया कि अच्छा चलो आईटी में अपना नाम कमाते हैं? देखिए, सच बात तो ये है, आई एम ए सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। माशाल्लाह। हाँ, तो आई डिड माय बैचलर्स एंड मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, और मैं एक मजबूरी के तहत आईटी में आया हूँ। तो क्योंकि जो है सिविल में उतने हाई पेइंग जॉब्स थे नहीं उस दौर में, तो जो है आईटी में मैंने ट्रेनिंग ली है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हुआ हूँ। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ है सितारा जी मेरे साथ कि जो है मुझे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट मिले हैं जिसमें एक एक टेक्नोलॉजी पे मैं ग्रो किया हूँ। माशाल्लाह। हालांकि मैं आई वाज वेरी एवरेज स्टूडेंट बैक होम, बट जो है ना पहले तो इंफॉर्मेटिका में एक्सपर्टीज हासिल की मैंने। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो मिला मुझे PL SQL में मिला। फिर उसके बाद जो है यूनिक्स शेल स्क्रिप्टिंग, तो तीनों टेक्नोलॉजीज में मेरी एक्सपर्टीज आ गई थी। देन आई डिसाइडेड कि मैं आई विल ट्रेन एंड प्लेस पीपल एंड स्टार्ट माय ओन कंपनी। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू IT। वेरी नाइस। अच्छा, दैट्स वेरी गुड टू नो। कभी कोई ऐसा आपके जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आया है कि जहाँ पे आपको लगा कि बस IT इज नॉट फॉर मी, आई एम अबाउट टू क्विट, और वहीं से आपको जंप स्टार्ट मिला और यू वेंट ऑन? अच्छा, बिल्कुल। इन फैक्ट फर्स्ट 3 प्रोजेक्ट पे तो मैं जो है बिकॉज ऑफ माय लो परफॉर्मेंस आई गॉट फायर्ड। हाँ, तो उस मौके पे तो मुझे लगता था यार आई एम गुड फॉर नथिंग, आइदर आई हैव टू गो बैक टू सिविल और स्टार्ट ड्राइविंग उबर और कैब स्टफ लाइक दैट। बट जो है देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, ये मैं आई बिलीव इन दैट। बिल्कुल। तो इतना हार्ड वर्क किया हूँ मैं इस फील्ड में, सो आई मेड माय मार्क अल्हम्दुलिल्लाह। आपने आईटी से स्टार्ट किया एज अ जॉब, जी, 9 to 5। जी। तो व्हाट मेड यू थिंक आप यू विल बी अ गुड सक्सेसफुल कंसल्टेंट? The reason why I chose being a consultant or a contractor rather than being a full-time employee, because I don't want to sit on one specific software or application. For example, मैं अगर कोई जॉब ले लेता हूँ, for example JPMC में ना, तो I'll be sitting there on particular RDBMSs, right? वही सिस्टम पे बैठा हुआ मैं 20 साल से। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में ऐसा होता है कि जो है आफ्टर 6 months you end up at some other client, और वहाँ पर जो बिल्कुल अलग environment होता। So you learn a lot. And the second good reason for being a contractor is you make a lot of money. फुल टाइमर्स को हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, दूसरे बेनिफिट्स बोनसेस वगैरह होते हैं, बट द अमाउंट ऑफ मनी यू मेक बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टर इज ह्यूज, डिफरेंस बहुत होता है। अच्छा जी। तो कोई ऐसी बात आप बताना चाहेंगे कि जो कंसल्टेंट हमेशा कोई गलती करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए हायरिंग में, फायरिंग में? सिंसियरली मैं आपको एक बात कहूँगा, जी,
जो भी नए आना चाहते हैं आईटी में ना, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जो है डोंट लुक फॉर सैलरी, लुक फॉर द टेक्नोलॉजी. व्हाट इज द ग्रोथ टेक्नोलॉजी इज ऑफरिंग. नाउअडेज द बॉल गेम हैज टोटली चेंज्ड. अभी आई कैनॉट सिट ऑन वन टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने शुरू किया इन्फॉर्मेटिका से, सीक्वल से, डेटा वेयर हाउसिंग, राइट, यूनिक्स शेल स्क्रिप्टिंग. सो उसी टेक्नोलॉजी पे अगर मैं बैठूंगा ना, मुझे कुछ नहीं हासिल होगा. सो आई हैव टू कीप अपग्रेडिंग माई स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स. एयर फ्लो हो गया, डीबीटी है, CI/CD पाइपलाइन, टेराफॉर्म, ये सारी चीज़ों में जब तक मैं नॉलेज हासिल ना करूं, माई रेज्यूमे इज गुड फॉर नथिंग. सो वन good suggestion I would like to give whoever who wants to make their career in IT, make sure सैलरी को प्रायोरिटी ना रखें, पहले टेक्नोलॉजी को देखें, इसमें ग्रोथ कितनी है. बेस्ड ऑन दैट यू डिसाइड योर करियर, और इंशाल्लाह फिर ग्रो होते रहेंगे. ज़बरदस्त. आप ये जो आईटी की फील्ड है, क्या ये आपको फाइनेंशियली ग्रोथ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है कि यू जस्ट हैव टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, और मतलब इसके बारे में ज़रा मुझे बताएं, क्योंकि काफ़ी मिथ्स भी हैं. नहीं, एग्रीड, 100% एग्रीड. इसमें जो है ग्रोथ है, नो डाउट. कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस में भी ग्रोथ है, लेकिन जो है आपका स्पेसिफिक सवाल क्या था कि आप जो आईटी की फील्ड है, जी. तो वो फाइनेंशियली सिक्योरिटी आपको देती है कि वो स्टेबल ही रहेगी, मार्केट स्टेबल रहेगी, या लेट्स सपोज कि कोई क्वालिटी एश्योरेंस का काम कर रहे हैं, तो वो उसमें स्टेबिलिटी है. कोई ऐसा आईटी में कोई ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, अगर इस फील्ड में बंदा आ जाता है तो इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, कंसिस्टेंसी मिलेगी? There are two parts to your question. Number one, job stability. Number two, financial stability. दोनों का And बताइए. the thing is, these both don't get together. अगर आप फुल टाइम अगर जॉब स्टेबिलिटी देख रहे हैं जी, तो आपको 80 के, 85 के, 90 के की जॉब मिल जाएगी. यू विल बी स्टेबल 95 और रिटायरमेंट वगैरह सब कुछ. ठीक है. बट इफ यू वांट टू मेक एंड जंप योर करियर, कीप ग्रोइंग, यू हैव टू बी अ कॉन्ट्रैक्टर. बट उसमें स्टेबिलिटी नहीं है. आपको कह के लेंगे कि 6 months प्रोजेक्ट, बट यू माइट गेट फायर्ड इन 3 months. बट द अमाउंट ऑफ मनी यू मेक इन दैट 3 months, ए फुल टाइमर कैन नॉट मेक दैट इन a year. So this is one of the advantage and disadvantage being a contractor. But ऐसा नहीं है, इसका other way around भी हो सकता है. आपको जो 3 months करके हायर किया, you end up working there for 3 years. क्योंकि अच्छे हैंड को कोई क्लाइंट छोड़ना नहीं चाहता. तो ऐसा भी हो सकता है. तो ये मुझे बताएं कि कौन सा स्किल है आईटी में जो which actually pays well, या ये मतलब सब ओवररेटेड है? Well, सितारा, मैं एक बात बताऊं इसको, कि IT इज लाइक ओशन, और ओशन का एक छोटा सा पार्ट जानता हूं मैं, समझ रहे. सो माई आंसर माइट नॉट बी रेलेवेंट. व्हाई? बिकॉज आई नो ओनली स्पेसिफिक एरिया. ठीक है. अब आप ये डेटा वेयर हाउसिंग में पूछेंगे, बिजनेस इंटेलिजेंस में पूछेंगे, डेटा साइड पूछेंगे, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा या इट्स ए वेरी गुड फील्ड, ग्रोइंग फील्ड, आप अपना करियर बना सकते हैं. बट आई डोंट नो नथिंग इन ERP साइड, अच्छा, CRM साइड, समझ रहे हैं आप. तो वो डेफिनेटली बहुत ही हाई पेइंग जॉब्स होते हैं SAP में, फंक्शनल साइड भी, टेक्नो फंक्शनल साइड भी. बट आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट. सही. तो मेरे पास एक चीज़ के काफ़ी सवाल आए थे कि अगर एज ग्रुप 40+ हैं तो उनके लिए कोई चांस है आईटी में आने के लिए इस एज में, या उनको उनका रेज़्यूमे देख के उनको टाटा बाय बाय कर देते हैं, या दे जस्ट नीड फ्रेश ब्लड? नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव सक्सेसफुली प्लेस्ड पीपल from medical background. There are no prerequisites for it. Okay, I train right from the basic. What is a computer? What is hardware? What is software? Okay. How data is correlated. प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, मेटा डेटा और डेटा में डिफरेंस क्या है. बिल्कुल, आई ट्रेन यू एज इफ यू डोंट नो नथिंग. As far as age is concerned, there is no age limit. सीखने की तो कोई एज नहीं होती. I have consultants who are like 60-65 years. अच्छा, alhamdulillah, I have placed them. Very nice. अच्छा, अब एक बिल्कुल ही अजीब सा सवाल आपसे मैं पूछने लगी हूँ. जी. ये मुझे बताइए कि क्या AI इन जॉबों को टेक ओवर कर रहा है? इम्पैक्ट हो रहे हैं जॉब्स? इतनी फायरिंग चल रही है, इतना H1 पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं
इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? अच्छा, इसके भी 3 पार्ट आपने पूछे हैं सवाल के। 3 सवाल हैं ये जी, इकट्ठे ही। पहली चीज ये है कि AI is going to take over all the jobs in IT. The answer is yes and no. Yes for the coding. For example, आप Python डेवलपर है या PL SQL डेवलपर है, T SQL लिख रहे हैं आप जो 200 लाइन का पेज, 200 लाइन का कोड जो लिखते हैं PL SQL में, जिसके लिए आप 2 हफ्ते लेते हैं, 5 सेकंड में लिख दे रहा है चैट GPT। उसको सिर्फ पैरामीटर्स दे दो और पूरा कोड तैयार हो जाएगा। अच्छा। तो एम्प्लॉयर बोलेंगे आपकी जरूरत क्या है भाई, फिर राइट, उसकी रिक्वायरमेंट फीड कर दो चैट GPT में, तो सारा आंसर मिल जाएगा जी। जावा का भी ऐसा ही है, और जो पाइथन का, जावा का टू सम एक्सटेंड है, बट पाइथन भी ऐसे ही है। सारे पाइथन डेवलपर्स परेशान है, यार हम इतनी मेहनत करके सीखे हैं लेकिन ये ना, तो AI might take over those jobs. But as far as GUI, tools like Informatica is concerned, there is no way you can configure AI there. Some part you can, right? A custom SQL query बना के source qualifier में डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। उसका ऑटोमेशन, उसके जो टास्क फ्लोज बनाना और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड AI नहीं कर सकता। Okay. And second thing is कि if you want to get it, for example, SAP, it's not an easy task. AI जनरेटेड कोई ERP सिस्टम आ जाए XYZ, अब उसको रिप्लेस करने के लिए कंपनीज को 10 साल तो लगेंगे। तो इट्स नॉट लाइक कि जो है कल खतरा है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है। तो इंशाल्लाह IT की फील्ड, गूगल भी जब आया था लोग बहुत डर गए थे, भाई गूगल तो सब कुछ आंसर दे रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चले है ना। हाँ। तो इंसान की जो है ये आदत है कि अपग्रेड करते रहते हैं उसमें। और दूसरा पार्ट क्या था आपके सवाल का? AI का पूछना था ना मैंने। हाँ, AI। दूसरा मैंने पूछा था कि कोई ऐसी जॉब जो आपको लगता है कि अगले 5 सालों में डिसअपीयर हो जाएगी। 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, PL SQL जी, है ना, और पाइथन डेवलपर्स की। लेकिन AI जॉब्स बहुत खोलेगा भी। अच्छा। और AI के 2 पार्ट्स हैं, into data sciences and also AI/ML. So for me, learning AI/ML is very difficult. But data science side, I can grow. I can grow my career in data engineering, and in fact, I'm growing my career in data engineering. So एक पार्ट आप AI का कवर कर सकते हैं, you cannot cover everything. ठीक। तो आपका कोई ऐसा मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज कि किस पे उनको फोकस करना चाहिए, whether it's Oracle, database, जी, किस चीज़ पे उन लोगों को फोकस करना चाहिए? तो मेरी जो फील्ड है, मैं व्यूअर्स को आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो मेरी फील्ड है मैं उसमें सजेस्ट कर सकता हूँ। एंड सिंस आई डोंट नो योर कैपेबिलिटी, क्योंकि किसी की जो है कैपेबिलिटी कोडिंग में होती है, किसी की जो डेटा साइड होती है, राइट, किसी की AI साइड हो रही है। तो मेरी फील्ड में मैं ये सजेस्ट करूँगा, स्टार्ट लर्निंग SQL. SQL is the basics. This is the language with which you communicate with the database. जैसे मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, राइट, जापानीज में बात करूंगा तो समझ नहीं आएगी। करेक्ट। उसी तरीके से डेटाबेस से बात करने की जबान है SQL। तो मैं कहता हूँ ये मस्ट है अगर आप IT में आना चाहते हैं, एंड इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। और कोई लर्न करना चाहता है तो सितारा को आप कांटेक्ट करें, वो मेरा नंबर शेयर कर देंगी। आई कैन ट्रेन यू फॉर फ्री, आई डोंट चार्ज एनी पेनी। इन फैक्ट I have placed 400 plus consultants in my career. I haven't charged a single penny so far. Oh, very nice. But when I train and when I place, and then that is when I make money and they make money. So my consultants' interests and my interests are both aligned here. You won't be making money until I make money, or other way around. चले आसिफ साहब, अभी बहुत होगी फॉर्मल बात। जी जी। जरा ना इसको मैं क्वेश्चन को हटाती हूँ। अब आप मुझे जरा हम 1-on-1 करते। सही मुझे ये बताएं, जो कि ये अभी H1 का चल रहा है कि $1 लाख दो तो फिर जाके H1 मिलेगा, या इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए जो इतने मसाइल खड़े हो गए हैं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हम जैसों पे? देखिए, पहली चीज ये है कि H1 को जो टाइट किया है ना इमिग्रेशन ने, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। अच्छा। हम देशियों ने जितना एक्सप्लॉयटेशन H1 का किया है, किसी ने नहीं किया है। पहली चीज समझिए कि H1 है क्या। H1 इज ए स्किल्ड वर्कर वीजा, और यहाँ पर जो आपको स्किल्स नहीं मिलते, दे इमिग्रेशन अलाउज यू टू गेट फॉरेन वर्कर्स। बट इंडिया से जो है
400,000 500,000 skilled workers आ रहे हैं, बोले भाई ये हो क्या रहा है. Then they dig deep into it. तो बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. द एम्प्लॉयज गेटिंग अंडर पेड और वीजा का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. काम नहीं है, वो ऑड जॉब कर रहे हैं बट पेरोल रन कर रहे हैं. ये बहुत सारे जो है ऊपर नीचे धंधे करने की वजह से ये टाइट हुआ है. अभी 100,000 का जो फंडा है ना, ये सबसे पहली चीज़ तो मैं आपके व्यूअर्स को बताऊंगा, ये वो 100,000 नहीं है जो यहाँ पर ऑलरेडी मास्टर्स किए हैं. इफ दे आर ऑन OPT देन रेगुलर फीस है 3-4 हज़ार जो भी है वही फीस है, नॉट $100,000. सेकेंडली जो ऑलरेडी H1 पे है जिसका रिन्यूअल प्रोसेस है उनके लिए नहीं है 100,000. 100,000 उनके लिए है जो नया H1 जो नए स्किल्ड वर्कर्स को कहीं से भी लाना चाहते हैं. वो इंडिया पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है. आप टिम्बकटू में हो, अफ्रीका में हो, आपको $100,000 देना है. उसके पीछे आइडिया समझने की कोशिश कीजिए. द आइडिया बिहाइंड दिस इज what this government wants is skilled worker. For example, अगर आपकी सैलरी है 300,000 400,000, you don't mind paying 100,000 फीस. So genuine और काबिल लोग ही आएंगे. Other than that, कचरा जो है अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं बट लगा के आ गए हैं कि स्किल्ड वर्कर है. इस तरीके से बेसिकली ही इज ट्राइंग टू सेपरेट द chaff फ्रॉम द wheat. That's the whole idea. तो जो बैठे हुए हैं जिनका ऑलरेडी H1 चल रहा है और H4 पे उनके स्पाउसेस हैं, तो उनका अगर लेट्स सपोज कि 1 साल के बाद उनका वीजा एक्सपायर हो रहा है तो उनको भी $1 लाख देने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा. बट एक डिसएडवांटेज इसमें ये हुआ है कि H4 वीजास के वर्क ऑथराइजेशन खत्म कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल H1 वाले की कोई वाइफ है, वो बस जब पेरोल के लिए रन कर रहे हैं, बस समझ रहे हैं आप, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है क्योंकि उनकी वर्क ऑथराइजेशन तो स्किल्ड नहीं है. सो दे आर एक्सप्लॉयटिंग दैट. सो दैट्स द रीज़न वाई वो H4 का वर्क ऑथराइजेशन खत्म करने की बात कर रहा था ट्रम्प. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे कुछ ऐसा लगा कि H1 वीज़ा जब भी मैंने देखा है, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन मैं भी एक टीचर हूँ, तो मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो H1 या H4 पे आते हैं तो मेजॉरिटी H1 पे इंडियन क्लाइंट्स होते हैं. तो क्या ये सच है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में H1 और H4 इतना हमें नहीं मिलता? देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन योर अप्रोच. मैं चंद इंडियन बिग कंपनीज के नाम लेता हूँ. इन्फोसिस है, विप्रो है, TCS है, टेक महिंद्रा है, सत्यम है. ये इतनी बड़ी कंपनी से इनका प्रेजेंस इतने क्लाइंट्स पे है. सो दे ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. बेसिकली आई एम ए बिग शार्क एंड यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड मी. आई एम नॉट लीविंग एनीथिंग फॉर यू. यू गॉट माई पॉइंट. अब पाकिस्तान बांग्लादेश का भी सबको फेयर डील है, यहाँ पे फेयर चांस है. बट जो है ये सारा जो है H1 ये बटोर लेते हैं. किसी के लिए बचता नहीं. दैट्स द रीज़न वाई आपको नज़र आता है कि H1 भी ज़्यादातर इंडियंस ही ले जाते हैं. वेरी फ्यू माइनॉरिटीज़ होते हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भी और दूसरे नेशनलिटीज़ भी होते हैं, बट नॉट मोर देन 2 or 3%. 96-97% तो इंडियन स्किल्ड वर्कर्स ही ले जाते हैं वीज़ा. पिछले साल से मैंने बहुत कंप्लेंट सुनी है कि जॉब मार्केट ठीक नहीं है, जॉब्स नहीं है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी जॉब नहीं मिल रही, यहाँ तक कि इंटर्नशिप लेते हुए भी काफ़ी हमें प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली जहाँ से मैं आई हूँ ईस्टर्न साइड, हमारे DC में, वहाँ पे जॉबों की बहुत किल्लत हो रही है. तो यहाँ पे भी आपके भी ह्यूस्टन में ऐसा कुछ है जॉबें, या अभी जॉब खुल गई हैं? व्हाट्स गोइंग ऑन? क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं सुन रही हूँ कि जॉब्स नहीं है. सब जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो स्किल्ड हैं, सारे IT के बैकग्राउंड के हैं सारे, उनको बहुत दिक्कत हो रही है कि उनको जॉब्स नहीं मिल रही. देखिए, इसके एक लेट्स गो बैक 2 years बैक. ओके, ठीक है. 2 साल का मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ. पिछले 1.5 साल से बहुत ही ख़राब, बहुत ही बुरी मार्केट थी. आई यूज टू प्लेस एटलीस्ट 4-5 कंसल्टेंट्स एवरी मंथ. अच्छा. लेकिन मैंने 8 महीने में सिर्फ 2 कंसल्टेंट प्लेस किए हैं. सो द मार्केट वॉज सो हॉरिबल. उसका रीज़न ये था कि जो है लोगों में डर था, खौफ था. ट्रम्प की वजह से जो है रेसेशन भी आने की उम्मीद थी. लेकिन फॉर US इकोनॉमी पर्सनली आई थिंक ट्रम्प इज एन एक्सेलेंट प्रेसिडेंट. अच्छा. तो जो दूरंदेशी
टर्म की थी वो अभी दिखने को आ रही है। एक 2-3 महीने से मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बूम हो गई है। वेरी नाइस। अच्छा, लेकिन बहुत सारे मास्टर्स में ये नज़र इसलिए नहीं आ रहा। आईटी में देखिए, आप डाइस पे डालकर रेज्यूमे बैठ जाएं तो होता वो शायद आपको 2 साल के बाद कोई कॉल आ जाए। सही। तो योर अप्रोच शुड बी करेक्ट, प्रॉपर, समझ रहे हैं। और एटीएस से रिज्यूमे मैच करना और जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम होता, तो जो स्मार्टर स्टाफिंग कंपनीज है तो वो उनके हाथ को लग रहे हैं प्रोजेक्ट्स। समझ। फॉर एग्जाम्पल, आपने भी सबमिट किया जॉब को, मैंने भी किया। मेरा रेज्यूमे 100% मैच कर रहा है एटीएस से और आपका 90% मैच हो रहा है, बट यू आर अमंग द फर्स्ट 10 एप्लीकेंट्स। ओके। वो जो रिक्रूटर है आपको गाइड करेगा हाउ टू मेक इट 100%, but he will not entertain me even though my resume is matching 100%. You understand what I mean? I get it. हाँ, ठीक है। he will come after you, he will guide you, however he will not approach me. समझ। So थोड़ा सा आप फास्ट होना चाहिए, रिक्रूटर्स बड़े फास्ट होना चाहिए, तब जॉब्स मिल जाते हैं। समझ। अच्छा, तो अब आप अपने दूसरे पैशन के बारे में हम आपसे जी। बात करते हैं। मेरा ख्याल है वो है आपका रियल एस्टेट। जी तो अब रियल एस्टेट के बारे में बताइए। यहाँ ह्यूस्टन में मैं 2-3 दिनों से हूँ और मैं देख रही हूँ कि रियल एस्टेट की प्राइसेस बहुत अच्छी हैं। जी। अगर तो आईटी की कोई है ऐसी जॉब के 1-1.5 लाख की जॉब लग जाए तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि बहुत मतलब 2-2.5 लाख का आपको ठीक ठाक घर मिल जाता है। सही कह रहे हैं। रियल एस्टेट में आप कैसे एंटर हुए? आईटी से पहले थे या आईटी के बाद आपने रियल एस्टेट ज्वाइन? मैं तो रिसेंटली स्टार्ट किया हूँ रियल एस्टेट। आई एम नॉट डीप इनटू रियल एस्टेट। आई ट्राइड मल्टीपल रिटेल बिजनेसेस। मैंने रेस्टोरेंट डाली थी, अच्छा। हाँ वो चलाई, फिर मैंने अच्छा फुल फ्लेज चल रही थी, लेकिन बाद में रियलाइज किया कि द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी आई एम स्पेंडिंग इन रेस्टोरेंट बिजनेस, अगर मैं मेहनत करके 2 या 3 कंसल्टेंट्स को एक्स्ट्रा प्लेस कर लूँ तो दे विल गेट मी मोर मनी देन रेस्टोरेंट। आई वाज लाइक इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? करेक्ट। इसीलिए आई गॉट रिड ऑफ उस रेस्टोरेंट। दिन हम बात भी कर रहे थे ना आपसे रेस्टोरेंट में कि अगर 2 जॉबें लगा दी एग्जैक्टली, जी तो हाँ, आपको कवर अप कर लेंगे। बिल्कुल। फिर मेरी जो है ड्राई क्लीनर्स भी थी और सेलफोन स्टोर भी थी। तो रिटेल बिजनेस में I think personally I'm not made for retail. So I got rid of all the retail businesses. Now I got into real estate. My thinking is like I can make my mark in real estate now. So real estate का बिजनेस अच्छा है। अगर आप छोटी मोटी गलती कर भी देते हैं ना, तब भी कोई बात नहीं, कवर अप हो जाएगा, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू तो एटलीस्ट वही रहेगी या थोड़ी बढ़ेगी। You will not end up losing money like restaurant, right? आपने लगा दिया 3 लाख और सारे चले गए, हाँ। ऐसा नहीं होता। आप 2.5 लाख भी लगाए हैं, अगर कोई बायर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, 1 साल बैठिए, आ जाएगा। सो आई एम मोस्टली इनटू सेक्शन 8 होम्स। जो ज़्यादातर रिप्ड ऑफ होम्स होते हैं तो वो बाय करके उसको रिपेयर करके बनाना है। तो मैंने एक पार्टनर लिया जो ग्राउंड पे काम करता है, क्योंकि मेरे पास तो टाइम होता नहीं। तो मैंने कहा भाई मेहनत तुम्हारी, पैसा मेरा, विल मेक 50-50। एंड पार्टनरशिप का ये भी एक उसूल है कि जो सिटिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर है, गिव हिम जेनरसली। He or she will put his or her heart and soul in there. करेक्ट। अच्छा, चलें, अब प्रोफेशन भी हो गया आपका, रियल एस्टेट का पैशन भी हो गया, अब आप में एक छोटा सा स्टार जो छुपा हुआ है, आज उसको कुरेदने की मैं कोशिश करूँगी, देखें कहाँ तक मैं कामयाब होती हूँ। तो आप, मैंने सुना है इधर उधर से कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। जी, ऐसी शौकिया तौर पर मैं गाता हूँ, ऐसे कोई ट्रेंड प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। अच्छा। बट ऐसे ही बाथरूम सिंगर कह सकते हैं। नहीं, जहाँ से मैंने आपकी तारीफ सुनी है उन्होंने आपको बाथरूम में तो नहीं सुना होगा। जी। आप हमारी व्यूअर्स के लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? जी ज़रूर, मैं गुनगुनाता हूँ, बट मेरा एक नेचर क्या है पता है कि एक मेरे वालिद जो थे ना वो तो बड़े टैलेंटेड थे। अच्छा। तो उनकी मेमोरी भी बड़ी शार्प थी। तो आई थिंक आई हैव इनहेरिटेड हिज क्वालिटीज इन मी। सो ही वाज वेरी सोशल एंड मल्टी टैलेंटेड थे। तो गाने शाने भी गा लेता हूँ मैं, शायरी मुशायरे में भी पार्टिसिपेट करता हूँ। बट मैं शायरी लिखता नहीं हूँ। अच्छा। बस चोर शायर हूँ, उनकी चुरा के सुना देता हूँ। उसको अंदाज़े बयां उनका है। मुझे तो शायरी याद भी नहीं रहती। चले थोड़ा सा गुनगुना के सुना दीजिए। अच्छा, गुनगुना के जरूर मैं सुना दूंगा जी। वैसे मैं सारे सिंगर्स के गाता हूँ, मोहम्मद अजीज के भी गाता हूँ, शब्बीर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार। अच्छा। तो
मैं एक किशोर साहब का सुना देता हूँ मैं एक गाना, या किशोर का नहीं, मोहम्मद अजीज का, जो मोटी आवाज में है। अच्छा। हाँ। रब को याद करूं एक फरियाद करूं, रब को याद करूं एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा मेरा दिलदार मिला दे, ओए रब्बा। जबरदस्त, Thank you, thank वेरी you. नाइस, वेरी नाइस। चलेंगे, ये तो हो गई आपसे आज। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, जो आपने मुझे ऑनर किया और मुझे बुलाया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम वेरी ऑनर्ड दैट आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, आपने मुझे इस लायक, इस काबिल समझा नहीं, इस पॉडकास्ट के लिए, तो आई एम थैंक यू। आई वुड लाइक टू थैंक यू। आप कोई ऐसी इंस्पिरेशनल कोई छोटी सी बात हमारे व्यूअर्स से करना चाहेंगे, कोई छोटा सा मैसेज उनको देना चाहेंगे, तो दैट विल बी वेरी नाइस। श्योर, मैं व्यूअर्स को यही बोलूँगा, जो काम आप करो वो पैशन के साथ करो, और वन वर्ड में सक्सेस को अगर डिफाइन करना हो तो मैं कहूँगा डिसिप्लिन। अगर इफ यू आर नॉट प्लानिंग, दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। तो प्लान करो और डिसिप्लिन मेंटेन करो। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ बनाना है, बॉडी बिल्ड करना है, यू नीड डिसिप्लिन irrespective of weather conditions. If you are running outside, if it is cold, wear a jacket. If it is hot, बनियान पे भागो, बारिश हो रही है भागो, कोई बात नहीं। डेडिकेशन इज द की फॉर एनी सक्सेस। वेल सेड, वेरी वेल सेड। इसी नोट पे हम आपसे इजाजत चाहेंगे। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले वेडनेसडे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।